राहुल जी, किसी भी संगठन में नेतृत्व जो है उसकी अपनी एक भूमिका होती है। एक अच्छा नेतृत्व, एक सुदृढ़ नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व जिस पे देश को अगर विश्वास होगा और वो आपके पास होगा तो स्वाभाविक तौर से वो पत्ता चला ही जाएगा और उस पत्ते की स्वीकार्यता होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये प्रतिबिंब है बदलती हुई राजनीतिक व्यवस्था का। हम इसको छोटे पर्दे पे ना देख के इसकी बड़ी बड़ी चित्र देखिए। महाराष्ट्र में हम कभी थे नहीं, शिवसेना एल्डर ब्रदर थी। हरियाणा में मुझे आज तक ध्यान है 2004 में 75 सीटों पे जमानत जब 2 सीटें आई थी, 2009 में 4 सीटें आई थी, 60 सीटों पे जमानत। वहां से आज का सफर, इसका कारण क्या है? कारण है उम्मीद की राजनीति। बाकी राजनीतिक संगठन जो हैं उनके बारे में लोगों में इतना आक्रोश भरा हुआ है कि उन्होंने उनको उनकी आकांक्षाओं को बिल्कुल ही तहस नहस कर कुछ दिया। बहुत अहम हो रहा है। ये बहुत पे तेजी नजर से डालें आगे बढ़ रहे हैं तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हुआ था, क्योंकि संजय जी गौर कीजिए, एक तरफ कि जा रहा है। पहले कहा गया कि टक्कर की लड़ाई होगी, 144 का आंकड़ा छुआ जाएगा या नहीं, लेकिन जिस रफ्तार से बीजेपी तेजी से बढ़ती चली जा रही है, ये तो लग रहा है कि क्लीन स्वीप लग रही है बीजेपी के पक्ष में। बिल्कुल ऐसा। संजय जी, इसमें एक चीज और बता दें, ये जो 23 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, इसमें 15 सीटों का मुनाफा उसको हिस्से में आया है। इसका मतलब पिछली बार वो 16 सीट कही है, 16 सीट वो आगे नई सीटें उसके साथ जुड़ी थी। स्पष्ट रूप से जो प्रारंभिक रुझान जो दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, बीजेपी के पक्ष में बहुत धुआंधार जैसे कह सकते हैं, वो आंधी जैसी दिखाई पड़ रही है। लेकिन हमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ये शुरुआती दौर में पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं और किसी भी विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र का जिस तरह से परिसीमन होता है, वो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर जो बूथ, जो शुरुआत के बूथ थे, तो वो सब शहरी इलाके होते हैं। तो ये ज़्यादातर शहरी इलाकों के वोट गिने जा रहे हैं शुरुआती दौर पे और पोस्टल बैलेट हैं जिनमें बीजेपी हम एक जानकारी दे दें, नारायण राणे पीछे चल रहे हैं। नारायण राणे जो सीएम बनना चाहते थे और सीएम बनने के लिए इस चुनाव से पहले भी बड़े उत्सुक थे, वो पीछे चल रहे हैं। और नारायण राणे का कोंकण में बड़ा वर्चस्व रहा है और कोंकण की राजनीति में जब वो शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में आए थे तो माना यही जा रहा था कि दरअसल कांग्रेस को इससे लाभ होगा। लेकिन इस वक्त मौजूदा समय में खुद वो पीछे चल रहे हैं। कंकावली उनका पूरा इलाका है और खासतौर से उनके बेटे वह आगे चल रहे हैं। उनके बेटे नीलेश भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं, लेकिन नारायण राणे खुद पीछे चल रहे हैं। एक सवाल थानवी साहब यहाँ पर आएगा, जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस करती रही है, और मोदी ने जिस लहजे में एक नई चीज़ दी अपने तरीके से, जो भी डेवलपमेंट का मुद्दा हो, नारों का जिक्र हो, कई चीज़ों को समेटने का जिक्र हो, नेहरू भी चचा नेहरू हो गए, ये सारी चीज़ों का जिक्र होते होते क्या ये माना ना जाए कि कांग्रेस को बदलने की ज़रूरत है? पुरानी स्थितियों में वो नहीं चल पाएगी। कांग्रेस को बदलेगा कौन? जिनके हाथ में कांग्रेस है वो तो बदलेंगे नहीं, उनको उसमें सुविधा है। और कांग्रेस में चापलूसी की ऐसी कल्चर, ऐसी संस्कृति बन चुकी है, बदलना मुश्किल है। लेकिन जो चीज़ मुझको अजीब लगती है कि हम भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह से इमर्ज हुई है, वो भी कहीं उसी रास्ते के ऊपर तो नहीं आ रही। 13 सीटों का नुकसान हो चुका है। सोचिए जरा, सिर्फ 30 सीट, 34-35 सीट आए, 13 सीटों का नुकसान कांग्रेस को हो चुका है। नहीं, कांग्रेस का तो देखिए अभी तो एक तरीके से जिसको हम पतन कह सकते हैं, लोकसभा के बाद में बिल्कुल उस दौर पर है। लेकिन ये कांग्रेस ने कई बार देखा है, फिर वापस कांग्रेस उसी कल्चर में वापस, क्योंकि लोग हताश होकर के देखिए जाते हैं। मैंने पहले कहा कि ये नरेंद्र मोदी की जो जीत थी वो असल में कांग्रेस की हार ज़्यादा थी, और आने वाले वक्त में हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि एक परिवार जो है वो पार्टी चलाता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति पार्टी चलाने लग जाता है वो कोई बहुत बदलाव नहीं होता है। जी, जब हम महाराष्ट्र में घूम रहे थे तब जब कांग्रेस के प्रत्याशियों से हमारी बातचीत हो रही थी, कईयों ने कहा कि हम जब महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट को फ़ोन करते हैं वो फ़ोन पे नहीं आता, जब मुंबई के प्रेसिडेंट को फ़ोन करते हैं वो फ़ोन पे नहीं आता। पार्टी पहले धन इकट्ठा क्या करती थी चुनाव लड़ने के लिए, इस बार धन देने को कोई तैयार नहीं है। हर उम्मीदवार को छोड़ दिया गया है कि अपना चुनाव खुद लड़ो। लेकिन एक बड़ी बात, आपने धन की बात की, देखिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, आर्थिक रूप में भी बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो उनकी थी दुधारू गाय थी दो, एक महाराष्ट्र थे एक हरियाणा थे, दोनों में से अगर चले गए, आंध्रा पहले गया, पैसा कहाँ से आएगा कांग्रेस पार्टी के लिए? पैसे से तो चुनाव जीता नहीं जाता नलिनी सिंह जी। देखिए, हमको लगता है पैसा ठीक है, लेकिन पैसा दबा के कांग्रेसी बैठे हुए क्या कर
लेंगे, तो मैं एक सीट नहीं जीत तो मैं सकते आपसे दूसरी तरह कहती हूँ, अगर कांग्रेस को 15% से 20% तक वोट पड़ गए महाराष्ट्र में, तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति बुरी नहीं है। अब वोट देखेंगे कि वोट कितने पड़े, सीट तो आप देख रहे हैं 21 सीटों का मुनाफा बीजेपी के हक में, 32 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना 11 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने जो इससे पिछली बार जो 12 सीटें जीती थी, वहां पर वो पीछे चल रही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दोनों राज्यों में तीसरे नंबर पर कांग्रेस चल रही है और दोनों राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार मौजूदा इस वक्त तक रही, जो कि पीछे चल रही है। तो मेन विपक्ष भी कांग्रेस नहीं रहेगी। और ठाणे में एनसीपी का खाता नहीं, एनसीपी का नहीं, दोनों NCP का कहीं खाता पर ही भी नहीं खाता खुला। ही नहीं खुला एनसीपी का किसी भी जगह पर। खुला है। और एमएनएस तो खैर सिमटी हुई है, उन इलाकों की वोटिंग अभी शुरू हुई है या नहीं ये देखना होगा। लेकिन दोनों राज्यों में अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी आ सकती है। ये बहुत शुरुआती संकेत है और ये संकेत शायद दिल्ली मुख्यालय में हम चंद मिनटों में चलेंगे, चूँकि वहाँ पर गहमा गहमी बढ़ चुकी है जो आ रही है बात। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बहुत तेजी से स्थितियां, शिवसेना और कांग्रेस दोनों 11-11 सीट पर आगे चल रही है। 35 सीट पर बीजेपी, 12-12 शिवसेना और कांग्रेस। राकेश, क्या ये संकेत माना जाए कि बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अब आरएसएस के स्वयंसेवकों की पहल हो गया है? ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी का मतलब अमित शाह और मोदी हो गया है? क्या ये स्थिति में नहीं आ गई है पार्टियां? देखिए, जब चुनाव होता है तो किसी न किसी को नेतृत्व करना पड़ता है। एक बात माननी पड़ेगी कि अमित शाह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक आलस्य से बाहर निकाला और एक सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव प्रचार को देश स्वीकार कर रहा है। अमित शाह की जो स्ट्रेटजी उत्तर प्रदेश में थी, जो महाराष्ट्र में है, हरियाणा में। एक बात प्रसून जी मैं कहना चाहूँगा कि देश कोलिशन पॉलिटिक्स के एरा से बाहर निकलना चाहता है। ये देश के लोगों की उपचेतना में है। उन्होंने अनुभव किया कि इस कोलिशन पॉलिटिक्स से लोकतंत्र को, देश को, विकास को, सबको क्षति पहुंच रही है। इस बात को नरेंद्र मोदी ने पहचाना। उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और स्टाइल ऑफ आर्टिकुलेशन देश की जनता को अपील कर रही है। मैं यहाँ कहूँगा वे मन को छू रहे हैं, इसीलिए आज उनकी लोकप्रियता है। और किसी राजनीतिज्ञ की लोकप्रियता किसी पार्टी के लिए एसेट होती है, लायबिलिटी नहीं होती है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर गठबंधन के दौर से आगे निकलना चाहता है देश। हम शाइना के पास चलें उससे पहले खाली एक जानकारी दे देते हैं कि दरअसल चौटाला जो 9 सीट पर आगे चल रहे हैं, ये इनकी पुरानी 9 सीट है जिस पर ये आगे चल रहे हैं। इसमें इनको कोई लाभ इस तरीके से नहीं। आईएनडी 9 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 17 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी जिन 17 सीटों पर आगे चल रही है उसमें 9 सीट कांग्रेस के हिस्से से खिसक के वहाँ जा रही है, जो बीजेपी के हक में जा रही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी दोनों जगहों पर कांग्रेस की सीटों को अपने हक में लिए जा रही है। कांग्रेस 15 सीट पर आगे चल रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के पास 43 सीट महाराष्ट्र में है और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को अगर जोड़ दें तो यह भी स्थिति कमोवेश 40 के लगभग पहुंच रही है। 40 ही सीट है। तो एक तरफ बीजेपी 43, दूसरी तरफ अन्य जो है बाकी जो राजनीतिक दल हैं, जिसका एक संकट है कि कहीं क्राइसिस ऐसा ना हो जाए कि सारे दल एक साथ हो जाए और बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर होने के बावजूद भी। शाइना एनसी, ये एक सवाल है हर जहन में कि अगर अपने बूते बीजेपी नहीं आ पाती है, हालांकि अभी तो बिल्कुल आ रही है शुरुआती रुझान में, लेकिन नहीं आ पाती है, तब वो क्या करेगी? कोई अगर मगर नहीं, विश्वास के साथ हम आ रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ आप जब कह रहे थे कि ये इलेक्शन में किस ढंग से आप जीतने वाले हैं, ये इलेक्शन में कोई अरिथमेटिक नहीं। 2014 से हम देख रहे हैं कि लोग जात पात, धर्म, आरक्षण के ऊपर वोट नहीं कर रहे हैं। लोग चाहते हैं तो सिर्फ प्रगति। और आपने देखा होगा कि हाल ही में महाराष्ट्र में बहुत चर्चा हुई थी कि ओबीसी हो या मराठा हो या ब्राह्मण हो। मुझे लगता है कि जो 21वीं सदी में एक खूबी आई है भारतीय राजनीति में और प्रजातंत्र में, तो वो ये है कि जनता बहुत समझदार है और वो जानती है, और ख़ास तौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स और युवा वर्ग वो चाहती है कि उनके ज़िंदगी में वो कैसे आत्मनिर्भर हो, प्रगति की ओर कैसे चले, बेरोज़गारी की समस्या कैसे हल हो। वो ये गठबंधन की राजनीति नहीं चाहते हैं, वो ये डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं चाहते हैं। और आपने एक अहम मुद्दा उठाया नेतृत्व को लेके।
मैं मानती हूँ कि इलेक्शन जीतने के लिए जो आपके पास नेतृत्व नहीं तो आप जीत नहीं सकते हैं, जो आपके पास संगठन नहीं तो आप जीत नहीं सकते हैं। आज कांग्रेस की परिस्थिति ये है कि उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है। आज हमारे पास ये परिस्थिति है कि नेतृत्व के रूप में ज़रूर मोदी जी हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट के रूप में अमित शाह जी हैं, और कार्यकर्ता के रूप में जो संगठन बनती है ज़मीनी स्तर पे, क्योंकि जो वो संगठन नहीं है तो वो ट्रांसलेट नहीं होता है वोट में। जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है बीजेपी, सेंचुरी जल्दी ठोक देगी, 54 पर पहुंच चुकी है, 54 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कमलेश सुतार, आप बीजेपी हेडक्वार्टर में है मुंबई में, वहां क्या स्थिति है? जी अभी यहाँ पर पूरी तैयारियां है सुबह से ही, मतलब प्रसून जी रात से ही यहाँ पर पूरी रोशनाई की गई थी, यहाँ पर दिए लगाए गए थे। पूरा ऑफिस का जो माहौल है, पहले ही जिस तरह के एग्जिट पोल्स आए थे तब से ही बीजेपी ऑफिस में सेलिब्रेशंस की तैयारियां थी। थोड़ी देर में यहाँ पर सेलिब्रेशंस भी शुरू हो जाएगा। जिस तरह से ट्रेंड आ रहा है भाजपा में, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया। सभी पार्टी के नेता लगभग अभी यहाँ पर पहुँचने में, और ऐसे भी नेता जो महाराष्ट्र के मुंबई के बाहर से है वो नेता भी यहाँ पर पहुँचेंगे, और यहाँ पर थोड़ी ही देर में सेलिब्रेशन शुरू होगा। लेकिन जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, कुछ नेता जो यहाँ पर मौजूद थे जिनसे बात करने का मौका मिला, उनका ये कहना था तो एक्सपेक्टेड था ही, लेकिन जैसा ट्रेंड्स में बताया गया है उससे कई ज़्यादा सीटें हमको मिल सकती है। थोड़ी देर में देखेंगे किस तरह का सेलिब्रेशन यहाँ पर शुरू होता है। संजय जी, गणित की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस रफ्तार से बीजेपी आगे बढ़ रही है दोनों राज्यों में 55 सीट बीजेपी प्लस 288 में से, और बाकी हिस्से में सिर्फ 40-42 सीट अभी तक आई है, सबको मिला दीजिए तो भी, और हरियाणा में 34 सीट पर पहुंच चुकी है। देखिए, जैसा लोकसभा के चुनाव में हुआ था, वोट और सीट का जो अनुपात था, बड़े लोगों को बड़े अचंभित हो रहे थे लोग। 31% वोट लेके 282 सीटें पार्टी कैसे जीत पाई। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। हरियाणा में भी बीजेपी के जो वोट्स होंगे वो 3 पॉकेट्स में हैं, वेस्टर्न हरियाणा, ईस्टर्न, नॉर्थ और साउथ, और वेस्ट में उनके पास वोट्स नहीं है। तो उनके जो सारे वोट्स हैं जो कंसंट्रेटेड है 3 इलाके में, और वो सारी सीटें पुल करेंगे। हरियाणा में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उनको 55 से 60 सीटें। हरियाणा में वेस्ट में क्या हो रहा है, जो सिरसा में है, जो ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी कमजोर मानी जाती है, वहां पर भी वो वोट खींच रही है। इसका मतलब कि जहां पे आपका जमीन पे वजूद नहीं है, वहां पर भी आप अपने गुडविल को सीट्स और वोट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि वोटों के अनुपात में हरियाणा में उनको सीटें ज़्यादा इसीलिए आएंगी क्योंकि उनके वोट्स कंसंट्रेटेड हैं 3 इलाके में, और वहाँ पे वो सारे लगभग, मुझे लगता है अर्बन सीट एक भी है जो बीजेपी हारने वाली नहीं है हरियाणा में, सारी सीटें। देखिए, ये अर्बन और रूरल डिवाइड खत्म हो रहा है। ये विकास की जो तरफ है ना, उसको भारतीय जनता पार्टी पूर्ण करने में सक्षम दिखाई पड़ रहा है। फिर भी ये डिवाइड है। नहीं, वो डिवाइड नहीं काम करेगा। चुनाव के बाद आप परिणाम देख लीजिए। अगर आप रूरल इंडिया में भी मोदी और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता उनके संगठन के आधार से ज्यादा पहुंच चुकी है, बढ़ी है। लेकिन अर्बन और रूरल डिवाइड इस सेंस में है, लोकसभा के चुनाव में भी अर्बन और रूरल इलाके में 10% का फासला है बीजेपी के वोट में। बीजेपी को 30% वोट गांव के इलाकों में है, और शहरी इलाकों में उनके पास 40%। एक और हम देखें, हम वो दिखा सकते हैं आंकड़े, अगर आप मौका दें। परंपरागत महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों को अगर देखें, हम चाहेंगे कि वो ग्राफिक्स हम आपको निकाल के दिखाएं। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों 200 सीटें हैं महाराष्ट्र में जो कि ग्रामीण कहलाई जाती हैं। वहाँ पर इस वक्त बीजेपी 33 सीटों पर आगे है, शिवसेना 10 सीटों पर, और कांग्रेस 14 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। इसी के साथ अगर हम ये ग्रामीण इलाकों के देखिए, हाँ, आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। महाराष्ट्र अपवाद है। महाराष्ट्र में बीजेपी आमतौर पे शुरुआत, अगर आप पूरे वहाँ के चुनावी इतिहास को देखेंगे तो महाराष्ट्र में बीजेपी ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मजबूत है, शहरी इलाकों में मजबूत। आपने देखा तो था कि जब रैली हुई थी नरेंद्र मोदी की, तो ग्रामीण इलाकों में जो रैली हुई थी वो ज्यादा लोग आए थे। आंकड़े बताते हैं आप कंस्टिट्यूएंसी को। नहीं, एक सेकंड, मैं आपको साथ ही साथ शहरी इलाकों में लिए चलता हूँ, बात पूरी करते हैं। शहरी इलाकों के अगर हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो इस वक्त बीजेपी 24 सीटों पर वहां पे आगे चल रही है, शिवसेना 10 सीटों पर, कांग्रेस 5 और एनसीपी 3। अमूमन ये माना जाता था कि बीजेपी शहरी पार्टी ज्यादा है, लेकिन ये आंकड़े और लोकसभा के भी आंकड़े दिखाते हैं कि वोट शेयर और सीट शेयर इस वक्त बीजेपी का ग्रामीण इलाकों से ज्यादा खींच के आ रहा है। रैली भी तो वहाँ बड़ी। एक और आपको बताता हूँ क्या था। जिसे मुंबई ले लीजिए, हम लोग शिवसेना के साथ थे, उत्तर भारतीयों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे, और शिवसेना का जो स्टैंड था उत्तर भारतीयों के खिलाफ, उसकी वजह से जो कभी हमारा गढ़ माना जाता था वहाँ पे हम लोग पिटे, और लोगों में स्वाभाविक तौर पे एक हमारे बारे में शंका वो था। अब वो सारा परिवर्तन होने वाला है। जो आज तक की नकारात्मक राजनीति उत्तर भारतीयों को लेकर थी, जिसका फायदा हमेशा कांग्रेस ने उठाया। अगर आप 2004 का देख लीजिए, 2004 तो जीते ही उस पर,
99 का अगर इनका विधानसभा देख लीजिए, जो हमारा और कांग्रेस के बीच का फर्क था मुंबई की वजह से हुआ, क्योंकि 95 में मुंबई हमने पूरा जो था कैप्चर करा था, उसके बाद वहाँ हारे। तो क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ, नई राजनीति में आपको उम्मीद की राजनीति जो है वही चलने वाली है, सुशासन की राजनीति चलने वाली है, ये कोई जात पात की राजनीति जो है नहीं चलने वाली, और इसका स्वागत होना चाहिए। नहीं, ये सही है शाइना। क्या ये माना जाए ये संकेत छत्रपों के खत्म होने का है, क्षेत्रीय राजनीति के खत्म होने का है, गठबंधन के दौर के खत्म होने का है? क्योंकि जिस रफ्तार से बीजेपी है उसमें उसे किसी को वाकई जरूरत पड़ेगी नहीं, जो महसूस हो रहा है। शाइना जी, हमारी आवाज आ रही है तो चाहेंगे क्या ये माना जाए जिस तेजी और जिस रफ्तार से बीजेपी अपने बूते अब सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रही है, आप ही की बात सही हो रही है, अगर मगर की बात ना कर, तो क्या ये छत्रपों की राजनीति के खत्म होने का वक्त शुरू हो गया है? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि भारत की इतिहास में हमने देखा है कि गठबंधन की राजनीति जहाँ होती है वहाँ प्रगति जिस रफ्तार से होना चाहिए वहाँ नहीं होता है। महाराष्ट्र के बारे में सिर्फ थोड़ी आपको जानकारी जो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन जो आपने देखा कि हमने ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ खर्च किया इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर 15 साल के शासनकाल में, कांग्रेस एनसीपी के शासनकाल में, उसके बावजूद जो 1% भी हमारा इरिगेटेड लैंड बढ़ता नहीं है। लाखों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो सिर्फ बैक बर्नर में है। फार्मर सुसाइड्स होते रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं मिलता नहीं, इन्वेस्टर्स इतने थक चुके हैं कि वो निकल गए अगल बगल के प्रदेश में, क्योंकि यहाँ जो सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं, बहुत सारा रेड टेपिज्म। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें सिस्टम को ट्रैक पे लाने की आवश्यकता है, और वो तब हो सकती है जब एक स्थिर सरकार को आप एक मैंडेट दें। मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है 2014 के लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन जिस तादाद में वो बाहर आए हैं यहाँ पर वोट करने, और ख़ास तौर से मुंबई जैसे शहर में, मुझे लगता है कि राजनीति में ये एक नया वातावरण बनेगा जहाँ लोग उठ चुके हैं। आप देखेंगे कि राजस्थान के इलेक्शन को उदाहरण के तौर पे आप लीजिए तो अशोक गहलोत की सरकार ने इतने सारे फ्रीबीज, सॉप्स, इंसेंटिव्स दिए, उसके बावजूद जो लोगों ने वोट हम नहीं आपको एक किया, खुशखबरी देना चाह रहे हैं शाइना एनसी जी। 90 सीट हरियाणा की है, 44 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, ये 45 हो गया। देखिए हम लोग के बात करते करते, यानी वो जादुई आंकड़े पर पहुंच गई है बीजेपी, जिसके लिए सरकार बनानी होती है। जबकि दूसरी तरफ सिर्फ 20 और 21 सीट ही है जो तमाम राजनीतिक दलों को अगर मिला दीजिए तो भी, और कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान इन सब में हुआ। और ये बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें थी और इस वक्त वो 44 पर मौजूद है, यानी 44-45 जो लगातार चल रहा है। ये एक स्थिति बताती है कि भारतीय राजनीति में हम यहाँ पर थानवी साहब एक चीज़ जानना चाहेंगे, चूंकि जेल में है चौटाला, और एक सवाल बार बार आ रहा था कि कौन वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, तो INLD की बात आ रही थी क्योंकि वो हुड्डा के विकल्प के तौर पर थे। तो क्या भारतीय जनमानस अब इस दौर में इतना समझ गया है, वोटर समझ गया है कि जो दामन पे दाग है, करप्ट है, जिस भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिसका सिंचाई घोटाले का जिक्र अभी शाइना कर रही थी, उस 50 नहीं 70,000 करोड़ का है। इस स्थिति में सुशासन तो बात की स्थिति है, पहले इस स्थिति को आप हटाइए और खारिज तो कीजिए। क्या इस स्थिति में अब वोटर तय करने लगा है? और ये मैसेज हमें लगता है ऐसा आ रहा है। वो जो प्रादेशिक दलों के ऊपर जितना निर्भर करता था, अब राष्ट्रीय दल जो हैं, जो मैंने कहा कि ये 2 राज्य हैं, हो सकता है कि आने वाले और राज्यों में जहाँ पे बरसों से जो प्रादेशिक दल हैं वो जड़े जमाए बैठे हैं, और जनता ये सोचे कि एक दल, जैसे कांग्रेस एक दल राष्ट्रीय दल के रूप में स्थापित थी, एक दूसरा राष्ट्रीय दल जो है विकल्प के तौर पे सामने आना चाहिए। चौटाला जो है उनकी पार्टी आगे लगती थी एक दौर में, और उन्होंने अपना फ़ायदा उठा करके जो उनको मौका मिला बीमारी के नाम पे, उन्होंने थोड़ा बहुत उसको पार्टी में हमें दूसरी चीज़ बताइए। देवीलाल, फिर चौटाला, फिर उसके बाद अभय और अजय चौटाला, फिर दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला, उनकी पत्नियां, क्या खेल है? इसको कैसे, जो पूरी परिवारवाद का जो अद्भुत परिवारवाद से ज़्यादा लाभ उनको जाटवाद का ही मिलता था,
लेकिन ये जो 60% आपका ग्रामीण इलाका है उसमें जाट जो है वो ज़्यादातर उनके साथ में रहा है और या कांग्रेस के साथ गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में पहली दफ़ा ये देखा जा रहा है और लोग कहते थे युवा जाट उनके साथ में। मेरे ख्याल में और जाट भी जो होंगे सयाने, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को जो है सोचा होगा कि बरसों से वो देख रहे हैं। और एक और चीज़ है, इसके साथ में चौटाला की राजनीति खत्म हो जाती है। उनकी जितनी उम्र हो गई है करीब 86 साल के आसपास, मेरे ख्याल में अब अगले चुनाव तक जब वो 90 साल के होते हैं, चौटाला जो है अगर वो नहीं रहते हैं तो अभय अजय के बस की बात नहीं कि उस पार्टी को वापस जिंदा कर सकें। प्रसन्न जी, जो आपने भ्रष्टाचार वाली बात करी वो बहुत एक अहम मुद्दा है। देखिए, लगातार लोगों के मानस में जिनके प्रति भ्रष्टाचार के बारे में लोगों के मन में एक शंका है, उनका रिजेक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो आप क्षत्रपों की जो बात कर रहे हैं, उनमें हर वो राजनीतिक संगठन जहाँ पे भ्रष्टाचार जो है वो परम सीमा पे पहुँचा हुआ है, जहाँ पे परिवारवाद पहुंचा हुआ है, उसके खिलाफ लोगों में एक आक्रोश बना हुआ है। और उस आक्रोश का प्रतिबिंब जो है वो उनका सफाया होता दिख रहा है। देखिए, इसमें अकेला अफवाह जो है वो बीजेडी है। उड़ीसा के अंदर बीजेडी फिर आती है, क्योंकि वहां पे लोगों को उनके साथ भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी का परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा अलग है। जयललिता, देखिए, वहां पे अभी राष्ट्रीय दल या उनका विकल्प जो है सामने, जयललिता और करुणानिधि, उसमें कोई विकल्प है क्या? मुंबई थाने के आंकड़ों पर अगर प्रसून जी नजर डालें, वहां पे ये नजर आ रहा है कि जो शिवसेना और मनसे का गढ़ था, वहां पर भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। अगर हम सिर्फ मुंबई थाने की सीटें लेते हैं तो इस वक्त बीजेपी 14 सीटों पर आगे चल रही, पिछली बार से 5 ज्यादा। शिवसेना 9 सीटों पर आगे चल रही, कांग्रेस केवल 4 सीटों पर, पिछली बार से 14 सीटें कम। एनसीपी 4 सीटों पर, पिछली बार से 4 सीटें कम। एमएनएस का सफाया, तन्वी साहब, क्या आपको लगता है कि इस हार से एमएनएस उबर पाएगी? राज ठाकरे 2009 में जो जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को खड़ी की, उसको आगे क्यों नहीं ले जा पाए, और इस हार के बाद क्या आपको लगता है कि पार्टी बची रहेगी? देखिए, वो जो एक उग्रवाद उन्होंने पैदा किया, मेरे ख्याल में उसको लोगों ने नकार दिया है। सारा देश जो है जगह जगहों पे उग्रवाद से जो है वो आहत है, और महाराष्ट्र की राजनीति को उन्होंने उग्रवाद से ऊपर ले जाने की चेष्टा कभी की नहीं। नरेंद्र मोदी ने जो है इस चीज़ को खारिज करते हुए, देखिए, उन्होंने हमेशा शिवाजी का नाम लिया, महाराष्ट्र अस्मिता की बात की, लेकिन जो उग्रवाद जो शिवसेना और मनसे वो जो पनपाते थे, उसको उन्होंने हमेशा जो है वो रिडिक्यूल किया, और इसका लाभ उनको मिला भी। पश्चिमी महाराष्ट्र के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। ये एनसीपी का गढ़, शुगर फैक्ट्रीज का, कोऑपरेटिव मूवमेंट का, शरद पवार का गढ़ है पश्चिमी महाराष्ट्र। वहां पर इस वक्त बीजेपी, और यहीं पर एसएसएस भी खड़ी होती है, आरपीआई भी खड़ा होता है, 18 सीटों पे आगे है, पिछली बार से 6 ज्यादा। शिवसेना 10 सीटों पे आगे है, पिछली बार से 1 ज्यादा। कांग्रेस 7 सीटों पर, और सबसे अहम बात प्रसून जी इन आंकड़ों की यह है कि एनसीपी, जिसका ये गढ़ है, केवल 2 सीटों पर आगे चल रही है, पिछली दफा से 23 सीटें कम। यानी कि पवार फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा झटका। अपने ही गढ़ में बीजेपी और शिवसेना दोनों उनसे। पवार की आखिरी पारी, नलिनी जी, पवार की कभी आखिरी बारी होगी नहीं। उन्होंने एक एनसीपी खड़ी की है, लेकिन इसमें ज़रूर है कि इस बार जो झटका मिला है एनसीपी को, बहुत ही करिश्माई कुछ करना पड़ेगा उनको वापस आने के लिए। लेकिन ये थोड़ा सा उनका अभी भी फुटहोल्ड बाकी। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा हरियाणा की तरफ कहना चाहती हूँ। देखिए, जब आईएनएलडी का इस वक्त आप 17 देख रहे हैं, सिरसा में जो उनका गढ़ है, ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय रूप से अगर एक पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होती है तो उसका कुछ ना कुछ गढ़ होता है। अभी 17 आ जाना आईएनएलडी के लिए इस वक्त आगे होना, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जनहित पार्टी, एचजेसी, लोकहित पार्टी, गोपाल कांडा वगैरह, क्या उन्होंने वहाँ पर भी इनको दे रखी थी टक्कर। तो ये कुछ एक 18 वाला भी विश्लेषण जीरो है, देख रहे हैं तमाम पार्टियां जीरो हैं। एक एचएस जैसी जो है, जो विश्नोई की है, वो 3 सीट पर आगे चल रही है जी। उसके अलावा कोई पार्टी नजर नहीं आ रही है हरियाणा में। और हरियाणा नंबर पे तो आईएनएलडी तो है ही, आईएनएलडी एक है, हाँ। लेकिन ये भी ताज्जुब है ना, वो जेल में बैठे हुए हैं और आप ये देखिए कि वहाँ पर 19 सीट लाए। रामविलास शर्मा जो है वो आगे चल रहे हैं महेंद्रगढ़ से। कैप्टन अभिमन्यु एक चेहरा निकल कर आए जाट के तौर पर कि बीजेपी के चेहरे होंगे, उनको हराने के लिए उनके बारे में भी जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन ये आंकड़े जो अभी स्क्रीन आईएनएलडी का देखिए, चलिए ये बताते हुए कि बीजेपी बहुमत की दिशा में बढ़ रही है।
तो शरद पवार कहीं ना कहीं मुश्किल में, और शरद पवार की राजनीति जिस पश्चिम महाराष्ट्र से निकली वहाँ का हम एक आंकड़े आपको दिखा दें, जिसका जिक्र अभी राहुल भी कर रहे थे कि पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को है तो उसी शख्स को है जिसने उस जगह पर कभी कांग्रेस को खड़ा किया, एनसीपी को खड़ा किया। 15 सीटों का नुकसान है, सिर्फ 3 सीटों पर आगे एनसीपी चल रही है, और वो सारा का सारा हिस्सा शिवसेना बीजेपी के हक में। बीजेपी के पास 12 सीट आगे चल रही है, इन जगहों पर 12 उसको मुनाफे हो रहे हैं, तो 6 सीट का मुनाफा शिवसेना को भी हो रहा है। नवाब मलिक साहब, क्या ये आखिरी पारी मान ली जाए शरद पवार जी की? नहीं, ऐसा नहीं, आखिरी पारी नहीं होती है। जिस तरह से हमें बताया जा रहा था कि हम 37-38 सीटें जीतेंगे, मैं आप फिर बोल रहा हूँ कि कम से कम 50 सीटों पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अभी पहले राउंड के रुझान है, धीरे धीरे नतीजे आएंगे, हम 50 से अधिक सीटों पे जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। नवाब मलिक जी, किसको दोषी ठहराते हैं? आपकी पार्टी इस वक्त केवल 19 सीटों पर आगे चल रही पूरे महाराष्ट्र में। मैं आपका एक बयान पढ़ रहा हूं जिसमें आप कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चव्हाण ने डुबा दिया आपको। आपको लग रहा है केवल और केवल कांग्रेस की गलती है, एनसीपी का जो बुरा हाल हुआ उसमें? आप देख लें कि पृथ्वीराज चव्हाण जी को महाराष्ट्र के प्रश्नों की जानकारी नहीं थी, वो निर्णय लेने के लिए घबराते थे और पूरी तरह से जो निर्णय प्रक्रिया थी उसे समाप्त कर दिया था उन्होंने। और जिस तरह से षड्यंत्रकारी राजनीति वो कर रहे थे, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने का, एनसीपी के नेताओं को बदनाम करने का, ये सारी जो सरकार की दुर्गत हो रही है दोनों दल की, उसके पूरे षड्यंत्रकारी राजनीति जिम्मेदार रही है जो पृथ्वीराज चव्हाण जी ने की। तो अगला दोस्त कौन है? विचारों से कोई समझौता नहीं होगा, बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे। सर, आप कहते हैं कि पृथ्वीराज चव्हाण ने डुबाया, लेकिन अगर आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो कांग्रेस की तो फिर भी स्थिति ठीक है, एनसीपी की स्थिति ज्यादा खराब है। और पश्चिमी महाराष्ट्र के आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो कि पवार का गढ़ माना जाता है, वहां पर एनसीपी पिछड़ रही है बाकियों से। अपने ही गढ़ में आपको हरा के जा रहे हैं लोग। नहीं, शुरुआती रुझान है, थोड़ा आगे जाने दीजिए, पहला राउंड है अभी। सेंचुरी ठोक दी है बीजेपी ने हम लोग की बातचीत करते करते के बीच में। आप समझिए, आप बोल रहे हैं शुरुआती रुझान है, तकरीबन 190 सीट, 198 सीटों के रुझान आ गए हैं, और ये शुरुआती रुझान हमें लगता है कि उस रूप में ना देखा जाए। अब इस रूप में देखिए कि एनसीपी चौथे नंबर पर है। अब यहां से बताइए कि आपके लिए रास्ता अंधेरे का है या इसके बाद भी उजाला देख रहे हैं? देखिए, हम सत्ता में आएंगे, हम दावा नहीं करते। विपक्ष में बैठ के भी राजनीति होती है, और विपक्ष में बैठ के विपक्ष की भूमिका में जिम्मेदारी निभाने की हमें पूरी तैयारी। कभी विपक्ष में नहीं रहे मलिक साहब, जब से पार्टी बनी सत्ता में हैं आप लोग। मुश्किल तो यही है। आपको शायद पता नहीं, पवार साहब कांग्रेस एस थी तो विपक्ष में बड़ी लंबे समय तक वो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। अरे आपने किस दौर को याद दिला दिया, 70 के दशक में चले गए आप। हरियाणा में बहुमत के जादुई आंकड़े के पार रुझान बीजेपी के अनुकूल हो चला है, 46 सीटों पर आगे चल रही है। उस लहजे में देखें तो कांग्रेस, आईएलडी या फिर तमाम दूसरे राजनीतिक दल मिलकर भी बहुत पीछे हैं। और वहीं महाराष्ट्र की स्थिति अगर देखें तो 102 सीट, यानी बीजेपी को जितनी सीटों पर शुरुआती दौर में जब बीजेपी पहली बार लड़ी थी उस समय 105 सीट दी थी शिवसेना ने। ये पहले गठबंधन का जिक्र हम कर रहे हैं। 106 सीट, 105 से 106 सीट, चलिए 102 तक पहुंच गई है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जितनी सीटों शिवसेना देने की स्थिति में थी बीजेपी को, वह भी पार हमें लगता है इस बातचीत के दौर में तुरंत निकल कर चला जाएगा, क्योंकि आखिरी फार्मूला 130 तक का आया था। 105 सीट थी ना? हाँ, नहीं, हाँ, तो वो लगभग उसके तक पहुंच गई है, और शिवसेना भी लेकिन हाफ सेंचुरी ठोकने की स्थिति में है। प्रसन्न जी, इसमें एक चीज बताऊं मैं, हम एक मिनट दर्शकों को जरा बताते चल रहे हैं कि अब देखिए, हम नक्शे पर दिखा रहे हैं आपको, ये महाराष्ट्र का नक्शा है। अब जरा समझिए कि किस तरीके से बीजेपी के रंग में महाराष्ट्र रंगा हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी कभी भी दूसरे नंबर पर तो आई ही नहीं, तीसरे नंबर पर जरूर आई। लेकिन ये स्थिति में अगर क्या महाराष्ट्र की राजनीति आने वाले वक्त में बदल जाएगी? 2 सवाल हम यहाँ पर उठा रहे हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने 60 के दशक से जो राजनीति महाराष्ट्र में शुरू की, बीजेपी उसके पीछे खड़ी रही। कांग्रेस से निकलकर शरद पवार ने जो राजनीति खड़ी रही, दोनों एक साथ आकर खड़े हो गए। और संयोग से इन सब से इतर आज की तारीख में अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत के साथ आएगी तो महाराष्ट्र की राजनीति में
सबसे बड़ा परिवर्तन थानवी साहब क्या होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो पारंपरिक एक स्टैंड रहता था, चाहे वो अभी राम मंदिर का हो, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को उन्होंने आजमाया, ये सारी चीज़ें उन्होंने महाराष्ट्र के विकास की बात की है। और शिवसेना का जो भी एजेंडा था वो उन्होंने छीन करके अपनी झोली में डाल लिया है। अब एक सरकार केंद्र में है, एक सरकार प्रदेश को राज्य में भी चाहिए, और यही बात हरियाणा में है कि हम एक दूसरा सवाल उठाना चाह रहे थे, क्योंकि एक वक्त में कई ऐसे जिले हैं, सोलापुर का मैनचेस्टर कहा जाता था, इम्प्रेस मिले थी महाराष्ट्र में बहुत सारी, लेकिन ध्यान दीजिए तो ये सारी चीज़ शिफ्ट होकर गुजरात चली गई है। गुजरात अभी भी दिल में बसता है नरेंद्र मोदी जी के। गुजरातियों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में महाराष्ट्र को अपने बिजनेस के लिए एक पाइपलाइन के तौर पर इस्तेमाल भी किया, ये भी संघर्ष रहा है। अब जब महाराष्ट्र में भी बीजेपी, गुजरात में भी बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी, क्या होगा? देखिए, गुजरातियों का ज़्यादा असर मुंबई में है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हर करीब 25 उन्होंने चुनाव सभाएं की, वो मराठी से शुरू करते थे। उन्होंने कई इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए ये संदेश देने के लिए कि ये लांछन उन पर न लगाया जाए। और अब चूंकि जीत के आ रहे हैं, अब उनकी परीक्षा की घड़ी अब शुरू होती है, क्योंकि ये जो गठबंधन की राजनीति थी जिससे देश उकताया हुआ था, उसका एक साफ साफ संदेश लोगों ने लिया, और जो केंद्र में है वो राज्य में आए। लेकिन अब जो है उस विकास के नाम पर आपने दिल्ली में भी फतह हासिल की, और विकास के नाम पर ही आपने मध्य प्रदेश में जीत हासिल की है। सर, नज़ारा देख लीजिए, क्या नज़ारा शुरू हो गया बीजेपी हेडक्वार्टर पर। इसमें एक मजेदार ट्वीट किसी ने किया कि फिर भी पटाखे जो हैं वो सोनिया गांधी के घर के बाहर छूटेंगे, क्योंकि सामने गडकरी का घर मैंने आवाज़ तो सुनाई देगी। हमें लगता है इस आवाज़ को थोड़ा सुन लिया जाए। देखिए, ये तो बारात वाला हिसाब किताब हो गया कि बारात आ रही है, पटाखे छोड़ने से तो अच्छा है। और धुन सुनिए प्रसून जी, मेरे देश की धरती। देखिए, ये थोड़ा सा अंतर तो आया है, नहीं तो सलमान खान का कोई गीत बज रहा होता। देखिए, राष्ट्रवाद जो है इस समय सर्वोपरि है। अब गीतों में ना राष्ट्रवाद लाइए, मैंने मनोज कुमार को कहा कि आपने खड़ा किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 गीत ही जो है प्रिय हैं। जब जीत की खुशी होती है तो ये जो बज रहा है, और जब सरहद के ऊपर झगड़ा होता है तो वतन की आबरू खतरे में। बहुमत के पार पहुंच चुकी है हरियाणा में बीजेपी। रुझानों में 46 सीट में सरकार बन जाती है, 47 सीट पर आगे चल रही है। बहुत साफ है, हुडा युग भी खत्म, लगातार 2 बार जीते थे, और ये संकेत दिए जा रहे थे कि कांग्रेस के लिए आदर्श राज्य कोई है तो वो हरियाणा है। कई नीतियों के तहत, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का जिक्र होता हो, या फिर जीडीपी का जिक्र होता हो, ओलंपियनों का जिक्र होता हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दों का जिक्र सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में हर जगह जिक्र हरियाणा का करती थी। तो एक आदर्श राज्य कांग्रेस के लिहाज से वो ढा, कांग्रेस का किला वहां पर रुझान में कम से कम ढह गया है। जरूर था भ्रष्टाचार के लिए, अब वहां पर रॉबर्ट वड्रा के लिए। अरे जनाब, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई है जो हम लोग सोच रहे थे। मैं कुछ और बात कहना चाहती हूं। नहीं, पर ये चुनावी मुद्दा तो रहता है सुधांशु जी, लेकिन जब वसुंधरा की सरकार बनी राजस्थान में, उसके बाद तो आप लोग भूल गए। नहीं, वहां पर भी राहुल जी आपको लिया था, वहां तो आपने कुछ किया नहीं। वही बता, आप चुनावी मुद्दा एक खाली जानकारी दे दें, शाम 6 बजे बीजेपी की बैठक है संसदीय बोर्ड की। जाहिर है दोनों जगहों के मुख्यमंत्री पर चर्चा होनी है, प्रधानमंत्री इस बैठक में शरीक होंगे, अमित शाह अगुवाई करेंगे, और ये बीजेपी हेडक्वार्टर में ही ये बैठक होगी। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस दौर में सारी संसदीय बोर्ड की बैठक बीजेपी हेडक्वार्टर में होती है, किसी के घर में नहीं होती है।